स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुशीला गौड़ आज आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाऊंगी। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों को लेकर शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, वहां शासन व्यवस्था संसदात्मक होती है, जबकि जब दोनों शासन व्यवस्थाएं पृथक पृथक होती हैं या दोनों शासन के अंग जो हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पृथक पृथक अपना कार्य करते हैं, तो वहां शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक होती है। ब्रिटेन, भारत संसदात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। अब हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं के अलग अलग लक्षण पढ़ेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। पहला लक्षण है दोहरी कार्यपालिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दोहरी होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। जहां राजतंत्र होता है वहां राजा नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और जहां गणराज्य होता है वहां राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। ब्रिटेन राजतंत्र का उदाहरण है, इसलिए वहां पर राजा या रानी जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य होता है कि सिर्फ उन्हें हस्ताक्षर करने की ही अथॉरिटी होती है, वे हस्ताक्षर करने का ही अधिकार रखते हैं। जो भी निर्णय वास्तविक कार्यपालिका लेती है उस निर्णयों पर हस्ताक्षर करने का कार्य वास्तविक कार्यपालिका करती है। कोई भी कानून तभी लागू माना जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। इस तरह से नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा जो है लक्षण संसदात्मक शासन व्यवस्था का वह है कि कार्यपालिका जो है वास्तविक कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका में से ली जाती है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में से ही का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने संसद में से ही अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का जो गठन है वह व्यवस्थापिका में से ही होता है। कार्यपालिका के सदस्य निश्चित रूप से व्यवस्थापिका के ही सदस्य होते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को कार्यपालिका का सदस्य या कोई मंत्री नियुक्त कर भी देता है और जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है तो उसे निश्चित अवधि के अंतर्गत संसद की सदस्यता व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी ही होती है। ये संसदात्मक व्यवस्था का आवश्यक गुण है। तीसरी इसका जो लक्षण है वह कार्यकाल की अनिश्चितता। वास्तविक कार्यपालिका जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था में अनिश्चित कार्यकाल तक रहती है। कार्यकाल उसका निश्चित नहीं होता। निश्चित से तात्पर्य है ऐसा नहीं है कि एक बार उसकी नियुक्ति हो जाए या गठन हो जाता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का, उसके बाद उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वे संसद की मर्जी पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं। यदि संसद के सदस्य कार्यपालिका के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और यदि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रियों को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। तो यह जो लक्षण है यह उसकी कार्यकाल की अनिश्चितता बताती है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। कभी भी संसद अपने बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा सकता है। इसका अगला लक्षण है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अपने कार्यों के लिए। वे व्यवस्थापिका की क्योंकि वे व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, वे व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, व्यवस्थापिका की बहस में भाग लेते हैं, मतदान में भाग लेते हैं और कोई भी कार्य जो कार्यपालिका जो निर्णय ले लेती है तो व्यवस्थापिका जो है उस कार्य को यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों के विरुद्ध या किसी एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो वे सामूहिक रूप से
उत्तरदायी होते हैं और वे सामूहिक रूप से ही त्याग पत्र देते हैं। इसलिए कहते हैं संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका है जो वह साथ साथ ही तैरते हैं और साथ साथ ही डूबते हैं। संसदात्मक व्यवस्था का अगला लक्षण है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लेते हुए सारे मंत्री ही त्यागपत्र दे देंगे। कभी किसी मंत्रालय में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके लिए मंत्री अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता है और वह स्वयं भी त्यागपत्र दे देता है। इस प्रकार से संसदात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों ही पाए जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व में तो सभी मंत्री त्यागपत्र देते हैं, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में वह व्यक्ति जो स्वयं मंत्री है वह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देते हुए अपना त्यागपत्र देता है। अब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण पढ़ेंगे। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अपन ने लक्षण पढ़े हैं उसके ठीक विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। शक्ति शासन के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों घनिष्ठ रूप से जहां संबंध होते हैं वहां संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो जहां शक्तियों का पृथककरण होता है, सब अपनी अपनी शक्तियों का पृथक पृथक रूप से इंडिविजुअली उसका उपयोग करते हैं, तो वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए इसका पहला लक्षण है कि शक्तियों का पृथककरण। दूसरा लक्षण है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का कि वहां एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है। वहां संसदात्मक शासन व्यवस्था के समान कोई नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं पाया जाता। सिर्फ एक ही कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति जो होता है वह अपने ही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और अपने कार्यों के लिए वह अकेला ही उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से एकल कार्यपालिका, यद्यपि उसकी कार्य में सहयोग करने के लिए उसकी टीम में अन्य मंत्री होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, परंतु वे सब अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, न कि व्यवस्थापिका के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का तीसरा लक्षण है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है पृथक पृथक निर्वाचन होता है दोनों का, और कोई कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता। जबकि हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि यदि कोई कार्यपालिका का सदस्य नियुक्त हो भी जाता है, यदि व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है तो उसे निश्चित रूप से व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी पड़ती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इसका विपरीत होता है। कोई व्यवस्थापिका का सदस्य यदि राष्ट्रपति उसे अपनी टीम में नियुक्त कर भी देता है तो उसे व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। कार्यपालिका के सदस्य अपना कार्य स्वयं करते हैं और अपने कार्य के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य अपना कार्य स्वयं करते हैं और अपने लिए स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं, कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसकी अगली विशेषता है कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, इसलिए न तो वे व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, न बहस में भाग लेते हैं, न उनका कानून के निर्माण में उस व्यवस्थापिका के कार्य में किसी प्रकार का कोई योगदान होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगली विशेषता है यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसा कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध यदि व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो सारे ही मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर मंत्री या हर विभाग का अध्यक्ष जो है अपने अपने कार्यों के लिए इंडिविजुअली जिम्मेदार होता है और वह चूंकि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है इसलिए वह अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अगला लक्षण है कार्यकाल की निश्चितता। कार्यकाल की निश्चितता, कार्यपालिका के कार्यकाल जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था के समान कभी भी व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका को अपने पद से नहीं हटा सकती। सिर्फ एक महाभियोग का प्रस्ताव ऐसा होता है जो उस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यवस्थापिका राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है, किंतु वह प्रक्रिया इतनी कठोर होती है
कि इसको व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल जो है निश्चित होता है। इस प्रकार दोनों शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों को पढ़ने पर हमें यह पता चला कि दोनों शासन व्यवस्था बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे के दोनों की विशेषताएं जो है बिल्कुल विपरीत हैं, अलग-अलग हैं। अब हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में अंतर पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, एग्जाम्स में ये एक प्रश्न आता है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। लक्षण हमने अलग अलग पढ़ लिए, तो अब हमें मालूम चल गया कि किस प्रकार से संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है। किंतु इन अंतर के जो पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दो कार्यपालिका संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यकाल कार्यपालिका का जो है अनिश्चित होता है, वह व्यवस्थापिका की प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहती है, जबकि कार्यपालिका जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उनका कार्यकाल निश्चित होता है और एक बार चुने जाने के बाद व्यवस्थापिका जो है वह उसे नहीं हटा सकती। इसका तीसरा पॉइंट है, दोनों का जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों का पृथक पृथक निर्वाचन होता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन जो होता है वह व्यवस्थापिका में से होता है। इसलिए चूंकि कार्यपालिका के सदस्य निश्चित रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, इसलिए वे सदन की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, बहस में भाग लेते हैं और निर्णय में भी भाग लेते हैं, मतदान में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार से वे चूंकि उसी के सदस्य होते हैं, उसी में से गठित किए जाते हैं, इसलिए कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य जो है व्यवस्थापिका में से नहीं लिए जाते। यदि कोई सदस्य नियुक्त कर भी दिया जाता है तो उसे व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। इसलिए दोनों अपना अपना कार्य पृथक पृथक करते हैं। इसका अगला अंतर है सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती, वह सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री। तो इस प्रकार से दोनों शासन व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न होती हैं। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और इसके नोट्स तैयार करें।